नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी खुल के भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। मुख्यमंत्री योगी बोले कि इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसे से भाजपा राशन और बिजली दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्षी दलों पर खूब वो बरसे और उन्होंने कहा कि इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसों से हम गरीबों को राशन और बिजली दे रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में ईद बकरीद पर ही बिजली रहती थी, होली दिवाली पर बिजली नहीं रहती थी। एक आतंकी के अब्बा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक बना दिए गए हैं जो आजमगढ़ में प्रचार कर रहे हैं। सपा मुखिया मौन है। उन्होंने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप सबको बुलेट ट्रेन चाहिए था या फिर पंचर साइकिल। उन्होंने कांग्रेस को रावण की सेना बताया और वो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सरेनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के लिए समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 दिन में 20 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी, मोदी और अमित शाह बनाएंगे माहौल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री व शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ 4 दिन में ताबड़तोड़ 20 जनसभाएं करके गोरखपुर बस्ती मंडल के मतदाताओं को साधेंगे। वो रोड शो भी करेंगे और दोनों मंडलों में विधानसभा की 41 सीटें हैं। इन पर छठवें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। छठवें चरण के चुनाव से पहले भाजपा ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। गोरखपुर बस्ती मंडल का चुनाव भी इसी चरण में होना है। सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि 26, 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च को योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो भी कर सकते हैं और इसका खाका तैयार कर लिया गया है। छठवें चरण का चुनाव प्रचार 1 मार्च को शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा और इससे पहले ही 41 विधानसभा सीटों से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। योगी शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भी हैं, लिहाजा शहर के मतदाताओं से संवाद वो करते रहेंगे। घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक छठवें और 7वें चरण के चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही कैंप करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करके यहीं से चुनाव प्रचार में वो निकलेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथे चरण का मतदान कल लखीमपुर खीरी और रायबरेली सीटों पर होगी नजर। कानून मंत्री सहित कई मंत्री हैं मैदान में। जी हां दोस्तों, चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का दौर सोमवार को शाम समाप्त हो गया है और 23 फरवरी को कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। वर्ष 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 में से 51 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना तय है और आपको बता दें कि ये सीटें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 में से 51 सीटें भाजपा ने जीत ली थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। दिल्ली में चलेंगी और तेज हवाएं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्यों में है बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा 22 फरवरी की शाम तक पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है और इसके चलते इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है। वहीं 22 और 23 फरवरी को पहाड़ियों पर छिटपुट भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार से 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे 4,000 रुपये। कब और कैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की 10 किस्त ट्रांसफ़र की जा चुकी है और आखिरी 10वीं किस्त के पैसे 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफ़र किए गए थे। सभी पात्र किसानों को 2,000 रुपये भेजे गए थे। 10वीं किस्त के रूप में सरकार ने किसानों के लिए कुल 20,900 करोड़ रुपए जारी किए थे। इसमें कुल 10.09 करोड़ से अधिक किसानों को कवर किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को सता रहा है ये डर, इसीलिए कर रहा है खतरनाक कोशिश, चीन रहे सतर्क, ग्लोबल टाइम्स ने छापी खबर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में एक पैनल चर्चा में कहा कि भारत चीन के संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद इसीलिए बढ़ा है क्योंकि चीन ने दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते के उल्लंघन किया है। विदेश मंत्री के इस बयान पर चीनी सरकार का मुखपत्र समझे जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय सीमा विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की खतरनाक कोशिश कर रहा है और इससे चीन को सतर्क रहना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने एस जयशंकर के बयान पर रिपोर्ट छापी है जिसमें अखबार ने लिखा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बहुपक्षीय मौके पर चीन भारत सीमा विवाद का 2 बार उल्लेख किया गया है जहां चीन मौजूद नहीं था। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ताकत का फायदा उठाकर खुद को आगे बढ़ाने और सीमा मुद्दे पर आगे से खेलने की कोशिश कर सकती है। ऐसे खतरनाक प्रवृत्ति से चीन को सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, भारत से डर रहा है चीन और मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की खबर के हिसाब से भारत से डर रहा है चीन और भारत के खिलाफ अब चीन को सतर्क रहने की कोशिश करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर किसी भी पल हमला कर सकता है रूस, एक्शन में है भारत समेत कई देश। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर है, तभी भारत ने अपने लोगों को वहां से निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। मौजूदा संकट में उनकी सुरक्षा बड़ी चिंता बनी हुई है। अब उन्हें यूक्रेन से निकालने के लिए भारत ने एयर इंडिया के जरिए 22, 24 और 26 फरवरी को विशेष उड़ानों की व्यवस्था की है। यूक्रेन में भारत का दूतावास भी फिलहाल एक्टिव मोड में है। यूक्रेन में ज्यादातर देश अपना दूतावास खाली कर रहे हैं क्योंकि वहां डर का माहौल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार गिराया। सीमा में घुसने की कोशिश कर रही 2 गाड़ियां तबाह, सेना का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से जारी तनाव रविवार को अचानक से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के 2 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया है जो कथित तौर पर सीमा पार करके रूसी क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। रूस की सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की प्रेस सर्विस के हवाले से रूसी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रूसी सैनिकों और एफएसबी बॉर्डर गार्ड्स ने 5 यूक्रेन सैनिकों को भी मार गिराया जो अवैध रूप से रूसी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूएस ने चीन से रक्षा के लिए ताइवान को बेची मिसाइलें, ड्रैगन को लगी मिर्ची, 2 अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, चीन ने सोमवार को अमेरिकी डिफेंस सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजिंग ने लॉकहीड मार्टिन और रेथियन टेक्नोलॉजी पर ताइवान को हथियारों की बिक्री करने पर यह बैन लगाया है। चीन का कहना है कि ताइवान के साथ हथियारों के सौदे ने देश के सुरक्षा हितों और द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर कर दिया है। दोनों कंपनियों ने ताइवान को 7 फरवरी को $100 मिलियन के हथियारों की बिक्री का ऐलान किया और इसीलिए चीन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में यह कदम उठाया है। बता दें कि चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका, भारत से बढ़ा रहा है करीबियां, $2.5 अरब की मिली मदद। जी हां दोस्तों, चीन की तरफ से $4.5 अरब के कर्ज को चुकाने से राहत नहीं मिलने से श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। साल भर पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $5 अरब से ज्यादा हुआ करता था और ये $1 अरब तक अब आ चुका है। बता दें आपको कि डॉलर का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए से भी ज्यादा हो गया है। आपको बता दें कि एक तो सामान की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, दूसरी उसको खरीदने के लिए भी दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका को भारत की $2.5 अरब की मदद से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे कई वर्ष से चीन को श्रीलंका का सबसे अहम दोस्त साबित करने में जुटे थे, लेकिन जब चीन ने असली रंग दिखाना शुरू किया तो उन्हें भारत तारणहार नजर आ रहा है। नतीजे में अब श्रीलंका भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है।
दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।